ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आज हम लोग बेसिकली 9th ICC का यूनिट 3 देख रहे हैं, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ठीक है, 9th ICC का यूनिट 3 देख रहे हैं, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो पहले तो हम लोग देखते हैं कि फोर्स क्या होता है। फोर्स का अगर सिंपल वर्ड में देखा जाए, इसे सिंपल वर्ड में ऐसे बोलते हैं, पुश और पुल इज कॉल्ड एज फोर्स। ठीक है, ऑल सेट है। पुश और पुल इज कॉल्ड एज फोर्स। तो फोर्स के बेसिकली दो टाइप्स है, एक है कॉन्टैक्ट फोर्स है, सेकंड है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स में ये 5 पार्ट्स होते हैं। एक आता फ्रिक्शनल आता है, एक आता नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है, तीसरा आता टेंशन फोर्स होता है, चौथा आता फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग, और पांचवा आता फोर्स ड्यूरिंग कोलिजन। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में ग्रेविटेशन फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, मैग्नेटिक फोर्स, ऐसे 3 फोर्स के टाइप्स होते हैं। तो भी हमें क्या करना है, एग्जाम में पूछेंगे व्हाट इज मीन बाय कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स का डेफिनेशन क्या है, व्हेन टू बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट देन अप्लाइड फोर्स इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। तो इसका मतलब ये होता है, जैसे मैंने एग्जांपल भी दे रहा था, कोई भी कैरम का ही एग्जांपल लेते हैं। ये स्ट्राइकर है, यहाँ पे ये होता है, जैसे आप इसके ऊपर स्ट्राइक करेंगे, ये स्ट्राइक करने के बाद जब तक ये कोलाइड नहीं होता, एक दूसरे कॉन्टैक्ट में नहीं आता, तब तक इसका पूरा फोर्स इसको नहीं जाएगा, राइट। तो ये इसके केस में इसे बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। अगर आप ये वाला एग्जांपल देखोगे तो ये वाला एग्जांपल इस कौन से केस में आएगा, फोर्स ड्यूरिंग कोलिजन के केस में आएगा, राइट। तो आप जो भी फोर्स लगा रहे कॉन्टैक्ट वाला, ये आइदर इस पास में से किसी के अंदर आ जाएगा। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया फोर्स ड्यूरिंग कोलिजन। उसके बाद है फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी पैड वाला ले लीजिए, कौन सा वाला, हम लोग जो एग्जाम में पैड यूज करते हैं, यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो ये वही लॉजिक है। यहाँ पे भी ये फोर्स लगा रहा ड्यूरिंग स्प्रिंग है, राइट, ये वाला होता है। या फिर आपका साइकिल का स्टैंड देखिए, बाइक का स्टैंड देखिए, वहाँ पे जब आप स्टैंड लगाते हो तो वहाँ पे एक स्प्रिंग ही होता है बेसिकली, राइट। ऐसे जैसे आप उसको स्टैंड लगाते हो तो ये थोड़ा स्ट्रेच हो जाता है ताकि ये इधर उधर मूव ना हो सके, राइट। तो ये पार्ट सारे किस में आते हैं, फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग में आते हैं। उसके बाद आता है टेंशन फोर्स होता है। टेंशन फोर्स मतलब कैसे होता है, आपको कुछ ना कुछ उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करना है, ये फोर्स क्रिएट करना है। जैसे मान लीजिए ये बीम है या फिर कोई रॉड मान लीजिए, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे मेरे पास मान लीजिए मेरे पास एक पंचिंग बैग है, इतनी बड़ी, ठीक है, मैं इसके ऊपर पंचिंग करूंगा तो इसके बाद क्या रहेगा, तो ये जो इसका वेट मान लीजिए 10 kg है, तो ये दिस विल बी योर टेंशन फोर्स, क्योंकि ये इस बीम को क्या कर रहा है, आपको टेंशन दे रहा है, राइट। तो यहाँ पे उसके फोर्स अपवर्ड भी जाता है, एक डाउनवर्ड आता है, उसको बैलेंस करने एक अपवर्ड फोर्स क्रिएट होता है, तभी ये बैलेंस होता है। जिस पॉइंट पे ये गिर जाएगा इसका मतलब ये वाला फोर्स ज़्यादा रहा, ये वाला कम रहा, इसीलिए टूटा। तो इसे बोलते हैं टेंशन फोर्स बोलते हैं, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल जैसे आपके घर पे जो सीलिंग फैन है, ठीक है, सीलिंग फैन ऐसा ही होता है। इस केस में भी यहाँ पे जो रॉड है, जो आपका बीम होता है ऊपर वाला, इसके ऊपर ये हैंगिंग होता है, राइट। तो ये क्या हुआ, आपका टेंशन फोर्स ही हो रहा है, राइट। जो भी अटकी हुई चीज लग रही है आपको लटकने वाली, वो सारे टेंशन फोर्स ही क्रिएट करता है, कुछ उसके अलावा कुछ नहीं होता, ठीक है। उसके बाद आता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का एक फंडा क्या होता है, जैसे कोई भी चीज मान लीजिए स्लाइडिंग हो रहा है, मतलब स्लाइडिंग मतलब कैसे, ये वाला पार्ट है, तो ग्रेविटी के पॉइंट से सेंटर ग्रेविटी वो नीचे जाता है, इससे कुछ फोर्सेस बनते हैं ऐसे वाले, इसे बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस होता है, ठीक है। उसके बाद वाला जो टॉपिक है इसे बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। तो फ्रिक्शनल फोर्स मतलब क्या होता है कि दो बॉडी का कांटेक्ट होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी फ्रिक्शनल फोर्स होता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स के टाइप्स है, चार टाइप्स हैं, लिखते शायद हो, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स रेफर्स टू द फोर्स दैट एग्जिस्ट और जनरेटेड बाय द टू सरफेसेस। यहाँ पे दो सरफेस होना बहुत इंपॉर्टेंट, और वो भी कांटेक्ट में। तो इसके 4 टाइप्स है, एक होता है स्टैटिक होता है, स्लाइडिंग होता है, रोलिंग होता है, फ्लूइड्स होता है। अभी स्टैटिक यानी क्या होता है, बस आपको एक सरफेस लेना है, उसके ऊपर इसको रख देना है। अब ये कहीं फिसलने वाला है क्या, नहीं, बस इनके बीच में स्टैटिक है, ये कहीं पे भी मूव नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, जब आप डेफिनेशन पढ़ोगे इसमें आपको उसमें रेस्ट नाम का वर्ड दिखेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद आता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन आता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन यानी कैसे होता है, वो स्लाइड होने वाला चाहिए बेसिकली। इस केस में क्या होगा, अगर कोई भी मान लीजिए एक बर्फ लीजिए, ठीक है, उसके ऊपर कोई अगर कॉइन रखा, थोड़ी देर के बाद थोड़ा स्लाइड होना चालू होता है। या फिर इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, थोड़ा सा बर्फ को, आइस को थोड़ा टेढ़ा कर देते हैं। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, जो गार्डन में बच्चे खेलते हैं वहाँ पे भी स्लाइडिंग फ्रिक्शन ही पूरा काम कर देता है, राइट। तो इस केस में पूरा स्लाइड हो रहा है, दैट इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। आपके घर पे भी ये विंडो है, पता है, उस विंडो का हम लोग क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग विंडो, राइट। वो उसी का ही पार्ट है बेसिकली। तो यहाँ पे वो स्लाइड होना है, किसके लिए ऊपर होना है, अगर स्लाइडिंग डोर है, स्लाइडिंग विंडो है, मतलब यहाँ पे एक सरफेस रहेगा, उसके ऊपर ये स्लाइड होगा, इधर ईस्ट वे से या ईस्ट वे, राइट, दैट इज कॉल्ड एज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है। तीसरा आता है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन इजी है, कोई भी सरफेस लीजिए या फिर मार्बल लीजिए, उसे जस्ट मूव कीजिए तो ऑटोमेटिक वो रोल होने वाला है, राइट। कोई भी सरफेस के ऊपर मार्बल छोड़ दीजिए या टायर छोड़ दीजिए, वो कौन सा हुआ, रोलिंग फ्रिक्शन। आपका साइकिल का टायर बोल सकते हैं, आप मार्बल सब बोल सकते हैं, जो भी स्पेरिकल शेप में है आप वो सब इसमें किसमें रोलिंग आएगा। इस केस में ये भी रोलिंग फ्रिक्शन है। अगर आप ये, अगर मान लीजिए मेरे पास कोई हेक्सागोनल शेप का कोई शेप है और इसको मैं ड्राइव करता हूँ, छोड़ दो, तो भी ये रोलिंग होते ही जाएगा, थोड़ा कम जाएगा, बॉल पंप, सिंपल बॉल भी हो सकता है, ये सब रोल ही हो रहा है, राइट। तो दो इन रोलिंग कब होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में यहाँ पे पॉइंट आता है, राइट। तो यहाँ पे क्या रहेगा, ये थोड़ा कम स्लाइड रोल होगा, ये थोड़ा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मोशन की वजह से उसको मोमेंटम क्रिएट हो जाता है। ऑल सेट है, ये समझ में। तो अभी हमें देखना है ये स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन का डेफिनेशन क्या दिया है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पे अगर देखोगे लिखा है फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट बिटवीन दी सरफेसेस, बराबर। यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होना चाहिए। एक्ट बिटवीन मतलब बिटवीन क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे दो सरफेस आने वाले, बिटवीन सरफेसेस। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, व्हेन दे आर इन रेस्ट, व्हेन दे आर इन रेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू शॉर्टकट में लिखो ईच अदर, और सेट है। ये हुआ आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, मैंने एग्जांपल दिया। इसके बाद आता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन आता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या होना चाहिए, फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट बिटवीन दी सरफेसेस व्हेन दे आर, इसकी जगह बस क्या कर सकते हो आप, स्लाइडिंग, बराबर है। तो ये मैं पूरा लिखने वाला, फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट बिटवीन सरफेस, सब सेम लिखने वाला, व्हेन दे आर स्लाइडिंग अगेंस्ट, यहाँ पे एक वर्ड है अगेंस्ट ईच अदर, ऑल सेट है। देखिए इसकी जगह मैंने बस क्या वर्ड डाला, स्लाइडिंग, तो पूरा सेंटेंस सेम ही है। इसके बाद आता है रोलिंग फ्रिक्शन। इसमें क्या करोगे, आपका पूरा सेंटेंस सेम ही रहेगा, बस स्लाइडिंग की जगह क्या लिखना है आपको, रोलिंग लिखना है, ठीक है। इसके बाद रोलिंग लिखना है, और यहाँ पे इसको हम लोग मोस्टली इन्होंने क्या कौन सा वर्ड दिया, ठीक है। रोलिंग के केस में इसको हम लोग थोड़ा और मॉडिफाई भी कर सकते हैं, इस फ्रिक्शन को, रोलिंग फ्रिक्शन को। which resist the which resist motion
मोशन ऑफ अ बॉल और व्हील। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट है, एक विकेज टाइप का फोर्स होता है। ठीक है, ये वाला हुआ। उसके बाद आता है फ्लूइड फ्रिक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है? पता है मतलब अगर कोई फ्लूइड है, आपको ये डू यू नो अबाउट द मेंटेनेंस? हम लोग गाड़ी का मेंटेनेंस क्यों करते हैं और उसको हम लोग बोलते हैं भाई ऑयल चेंज करो, क्यों ऐसा होता है? हम लोग बोलते हैं ना गाड़ी का मेंटेनेंस होते समय ऑयल चेंज करने के लिए बोलते हैं, क्यों करते हैं? नया ऑयल डालते हैं। जैसे पुराना ऑयल होता है, जैसे आप गाड़ी यूज़ करोगे तो ऑयल थोड़ा गंदा होना है, उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल आने लगते हैं। यहाँ पे थोड़े दिन के बाद ऑयल देखिए, उसकी जो ना विस्कोसिटी नाम की फंडा होता है। विस्कोसिटी पता है क्या होता है? विस्कोसिटी ना जो कम होती है, लेस होना चाहिए। विस्कोसिटी लेस हुआ ना, वो ऑयल थोड़ा जाड़ा बन जाता है, मतलब गाढ़ा, तो ताकि सारी चीज़ें इजीली नहीं मूव होती। तो हमें क्या करना पड़ता है उस केस में? उस केस में आपकी ये जो फ्लूइड फ्रिक्शन है ना, फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होगा? मोर रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे इस केस पे? पूरा ऑयल ही चेंज कर देंगे। ऑयल चेंज करने के लिए फिर से 0 पे आ जाएगा, फिर से थोड़े दिन का इसको यूज़ कीजिए, फिर से आपको उसको मेंटेन करना पड़ेगा। ऑल सेट है, दैट इज कॉल्ड फ्लूइड फ्रिक्शन। ऑल सेट है। विस्कोसिटी पता है क्या होता है? विस्कोसिटी मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए ऑयल ले लीजिए, ऐसा पानी इसे भर लीजिए, इसमें मान लीजिए मैंने मार्बल डाला, तो मार्बल जाने का कोई तो स्पीड रहेगा, राइट? सेम लॉजिक, अगर मेरे पास वो गंदा वाला ऑयल, जैसे मैंने बोला बहुत दिनों के बाद उसको यूज़ किया, तो मान लीजिए ये मार्बल है 10 के स्पीड से जा रहा है, मतलब इजीली जा रहा है, तो शायद ये 5 की स्पीड से ही जाएगा। इसीलिए गाड़ी आवाज़ करने लगती है, हीट ज़्यादा होती है, राइट? तो ये सारी चीज़ें होती है। ये क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे जो मार्बल जा रहा है, इस ऑयल के साथ फ्रिक्शन ज़्यादा बना रहा है। फ्रिक्शन ज़्यादा बना रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, इसका स्पीड कम हो रहा है। क्योंकि फ्रिक्शन क्या करता है बेसिकली, अगर ऑब्जर्व करो, फ्रिक्शन का मेन कॉज क्या है पता है क्या? आपका फोर्स को क्या करता है? रेजिस्ट करता है। कभी कभी रेजिस्ट करना अच्छी चीज़ भी है और बुरी चीज़ भी है। जैसे आप बाइक चलाते हो, स्लाइड होते हो, राइट? तब के केस में रेजिस्ट होना बुरी चीज़ है, अच्छी चीज़ है? ठीक है, मतलब वो फ्रिक्शन जितना कम हो उतना अच्छा होता है, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होता है। तो इस फ्रिक्शन के ना कुछ टाइप्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, हमें वो देखना है। तो पहला क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। It acts along the interface. In a direction opposite to applied force. एग्जाम में आपको ये बहुत पूछेंगे, कौन सा? ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, ये बहुत पूछेंगे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे, इसका मतलब यही होता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक टेबल है, इसके ऊपर मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा और मैंने इसको यहाँ पे स्लाइड किया, तो उन्होंने क्या बोला है? इस वर्ड का मीनिंग देखिए, इट एक्ट्स अलोंग द इंटरफेस, मतलब इस जहाँ पे आप इसको खींचोगे उसके साथ ही आ रहा है, राइट? तो ये बहुत वर्ड इंपॉर्टेंट है। इट एक्ट्स अलोंग द इंटरफेस इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू अप्लाई फोर्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, आप इसको इस तरफ पे लेके जा रहे हैं, लेकिन ये जो फ्रिक्शन फोर्स है उसको पीछे खींच रहा है। इसीलिए यहाँ पे एक वर्ड आया, क्या लिखा है? अपोजिट टू अप्लाई वर्ड। इसीलिए जब भी कभी आप कैरेक्टरिस्टिक्स लिखोगे तो आपके इसमें ये वर्ड आना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट दिया है, उन्होंने दिया है शेप के बारे में। तो जो शेप होता है, अगर मान लीजिए ऐसा कुछ शेप होता है टेढ़ा मेढ़ा, और एक प्लेन होता है, तो इसमें फ्रिक्शन ज़्यादा रहेगा, इसमें फ्रिक्शन कम होगा। इसका बेस्ट एग्जांपल बताओ, गिरनी पता है सबको, पिताजी गिरनी। तब के केस में क्या होता है कि तो सरफेस प्लेन पाहिजे का असा हे पाहिजे, रफ वाला पाहिजे, रफ वाला। इसीलिए हर वीक में एक दिन छुट्टी होती है, उस छुट्टी के दिन वो लोग क्या करते हैं, पूरा गिरनी खोल देते हैं, और दगड़ पत्थर होता है ना बेसिकली, वो
सर्कल शेप में, उसको वो पूरा ये कर लेते हैं ना, स्लाइडिंग कर लेते हैं। वो क्यों करते हैं? ताकि फ्रिक्शन बढ़े तभी तो बारीक हो जाए ना बोला। ठीक है, ऑल सेट आहे? तुम्ही ते ऐकलंय घरी ते पीठ बारीक दळलंय जरा जाड दळलंय ते काय प्रकार असतो म्हणजे मला काही नसतं, सिंपल आहे. आता दोन ह्या गिरणीमध्ये काय प्रकार आहे, हे का नाही, हे दोन दगड असणार आहे, हे प्लेन केले एकदम एकदम चिटकवलंय तर काय होईल, पीठ एकदम बारीक होईल. त्याला थोडंसं मोठं केलं तर काय होईल, मग तोच तो प्रकार. तुमचा तो गॅप वाढला की काय होणार आहे, तेवढं जास्त बारीक नाही होणार, रिफाईन नाही होणार, फाईन नाही होणार. बरोबर की? मग त्याच्याकडे ती मशीन हे बटन असतात, ते दाबलं की काय होतं, त्यातला गॅप कमी किंवा जास्त होतो. ऑल सेट है? ओके. तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फ्रिक्शन फोर्स बढ़ा रहे हैं कम कर रहे हैं, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आपका काम ही नहीं बनने वाला. ओके, ये वाला होगा. तो कैरेक्टरिस्टिक्स बोला, तो ये सेकंड आई वाज डिस्कसिंग अबाउट सेकंड पार्ट है. द सेकंड पॉइंट वाज दी इट इज मोर व्हेन रफ सरफेस. ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. इट इज मोर व्हेन सरफेस इज रफ. ठीक है, एंड लेस होगा व्हेन सरफेस इज स्मूथ. ठीक है, तीसरा पॉइंट आता है यहाँ पे, ये भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका वेट कितना है. इट इज डिपेंड ऑन वेट एज वेल. मतलब जितना ज़्यादा वेट होगा उसे उतना ज़्यादा स्लाइड करने में दिक्कत होगी. तो मान लीजिए मेरा 5 kg है और यहाँ पे 100 kg है, आपको इसे स्लाइड करने में थोड़ा ज़्यादा दिक्कत ही रहेगा, क्योंकि इस केस में फ्रिक्शन फोर्स इनका ज़्यादा कॉन्टैक्ट रहने वाला है. यहाँ पे थोड़ा कम रहेगा क्योंकि वेट कम है, तो उनका जो उतना जो बॉन्डिंग होता है वो थोड़ा कम रहेगा. ऑल सेट है? उसके बाद आता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. हम लोग 1 by 1 देख रहे हैं. अगर क्या तो फ्रिक्शनल फोर्स का सेकंड टाइप था नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की डेफिनेशन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज द फोर्स that is exerted by the body to balance its weight vertically, which acts vertically. वर्टिकली डाउनवर्ड. ठीक है, यहाँ पे कैसे होता है, जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास एक ये वाला पेज है, ये इम्पोर्टेंट है इस केस में. ठीक है, तो यहाँ पे कैसे होता है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ये स्लाइडिंग है. ठीक है, इस केस में अगर आप देखो ग्रेविटी हमेशा नीचे आती है, तो वेट ऑफ द बॉडी क्या रहेगा, यहीं पे रहेगा, दैट इज mg. राइट, अगर आप ऑब्जर्व करोगे इसको हम लोग बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स बोलते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स. तो एक यहाँ पे एक फोर्स इसको नीचे उसको खींचेगा और एक सीधा लेके आएगा. इसी की वजह से ये क्या होता है, खुद को बैलेंस करता है और वर्टिकल डाउन हो जाता है. समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. तो यहाँ पे कैसे होता है, ये इसे नीचे खींचने का काम करता है, ये इसे बांधने का काम करता है, उसको इस स्लाइडिंग सरफेस को, ये वाला सरफेस को पैक करने का काम करता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस में. तो इसमें इसे बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स बोलते हैं. ठीक है, इसका नाम बोलते हैं mg cos थीटा होता है और ये mg sin थीटा होता है. ठीक है, तो आपका ये आएगा इस केस में, ये mg sin थीटा होता है और ये होता है mg cos थीटा. ठीक है,
ओके, उसके बाद वाला हम लोग नया टॉपिक देखते हैं, टेंशन फोर्स। तो मैंने थोड़ी देर में आपको बताया था टेंशन फोर्स क्या होता है, इसका डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। इसका एक इनबैलेंस स्टेट, टेंशन इज equal and opposite. Equal and opposite to the effective weight of system. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। जैसे मैं थोड़ी देर पहले एग्जांपल देता पंचिंग बैग वाला, ठीक है। इस पंचिंग में आपका वेट मान लीजिए 20 kg है और इसको मैंने टाइट इसको पकड़ा है मैंने, मान लीजिए 2 से या फिर चेन से भी, ठीक है। अभी ये उसको जब यहाँ पे आप इसको 20 kg यहाँ पे टाइट करोगे तो यहाँ पे क्या होता है, इसका वेट नीचे जाएगा, ये इसको बैलेंस करेगा, इसीलिए यहाँ पे इक्वल हो गया। इसीलिए अगर यहाँ पे वर्ड देखो ना, इक्वल एंड अपोजिट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो टेंशन होता है जितना need जाएगा उतना ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऊपर जाएगा, ताकि ये बैलेंस बना रहे, ठीक है। ऑल सेट है, टेंशन फोर्स में ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग। फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग, मैंने इसके बारे में आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था। जो भी फोर्स बनेगा किससे, बिकॉज ऑफ स्प्रिंग से। मैंने आपको ये पैड वाला भी एग्जांपल दिया था, राइट। बाइक का भी एग्जांपल दिया था, साइकिल का भी एग्जांपल दिया, साइकिल के स्टैंड का, वो सारे एग्जांपल इसके बेस पे आता है। द फोर्स ऑकर और बिकॉज ऑफ द स्प्रिंग, दैट इज कॉल्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग। ओके, उसके बाद वाला जो टॉपिक होता है, यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया है, वो वाला एग्जांपल थोड़ा देखते हैं हम लोग। यहाँ पे एक डायग्राम निकाला है, ए शेप निकाला है, इसको बी शेप निकाला है, तो ये ऐसे इस वे से चलेगा। अगर मान लीजिए कि मैं इसको यहाँ पे खींचूंगा, इसको यहाँ पे खींचूंगा, तो ये थोड़ा स्ट्रेच हो जाएगा, ये थोड़ा स्ट्रेच हुआ, बराबर ना, यहाँ पे और यहाँ पे स्ट्रेच हुआ। जैसे मैं इसको छोड़ देता हूँ तो क्या आएगा, ये वापिस से अंदर आएंगे, थोड़ा शायद इस केस में थोड़ा जल्द पास में आएंगे, राइट। उसके बाद वो फिर से एक्सपांड हो जाएगा, ये पता है आपको इसके बारे में। देखो इस केस में कभी आपका नॉर्मल पोजीशन है, जैसे आप इसको स्ट्रेच करोगे तो ये इसको बोलते हैं एक्सपांड होना। जैसा एक्सपांड होता है तो जैसे आप इसको छोड़ देते हो ये पास में आएगा और पास में छोटा आएगा, इसके बीच में एक फोर्स क्रिएट होता है जो एक दूसरे को वापस से पीछे ले जाता है। तो यही डायग्राम है आपके बुक में, बाकी कुछ नहीं। तो आपके बुक में जो डायग्राम दिया उन्होंने सेकंड केस दिया है, इसको पास में लेके आए और वो छोड़ दिया, तो इसलिए वो एक्सपांड हो गया। और सेट है, चलो जाए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप फोर्स ड्यूरिंग कोलिजन। ठीक है, कोलिजन के टाइम पे जो फोर्स होता है ये वाला, तो ये मार्बल से मान लीजिए एक दूसरे का स्ट्राइक करेंगे, तो इस केस में एक का स्ट्राइक का फोर्स दूसरे हो जाएगा। जैसे आपने कभी भी ऑब्जर्व किया होगा शायद मार्बल खेलते समय या कैरम में भी, जैसे इसको आप स्ट्राइक करोगे कभी कभार ऐसा होता है ये वाला इसकी पोजीशन ले लेता है और ये आगे चला जाता है, तो इससे बोलते हैं फोर्स ड्यूरिंग कोलिजन। या फिर दोनों भी एक दूसरे से जगह छोड़ देते हैं, अलग अलग स्पीड से जाते हैं। इसका स्पीड थोड़ा कम होगा, इसका फोर्स थोड़ा कम होगा और ये फोर्स इसको अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। दैट इज अ फोर्स ड्यूरिंग कोलिजन। तो मेन टॉपिक क्या था, ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछेंगे।
ग्रेविटेशन फोर्स। ओके, नॉन कांटेक्ट के 3 एग्जांपल्स हैं। एक होता है ग्रेविटेशन होता है, एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, तीसरा होता है मैग्नेटिक। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब कैसा था, कोई जैसे न्यूटन ने उसका शोध ये किया, तो जैसे कोई उन्होंने एग्जांपल दिया था ना एप्पल वाला, एप्पल हमेशा नीचे गिरता है, क्यों गिरता है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स। तो यहाँ पे ना इस एप्पल का और ये अर्थ के ऊपर ही आएगा, तो इस केस में इन दोनों के बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं है, बट ये डायरेक्टली उसे नीचे खींचेगा, राइट? इसीलिए यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है और ये नॉन कांटेक्ट के अंदर जाता है। लेकिन इसका एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है पता है? ये हमेशा ये क्या करता है? रिपेल करता है या अट्रैक्ट करता है? ये हमेशा अट्रैक्ट करता है। ग्रेविटेशन फोर्स ये अट्रैक्ट ही करता है, और जितना आप डिस्टेंस उससे दूर लेके जाओगे उतना ग्रेविटेशन फोर्स क्या होगा? कम होगा। याद रखिए, तो डिस्टेंस इंक्रीज होगा, आपका अगर डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होगा तो ग्रेविटेशन फोर्स क्या रहेगा? कम होगा। याद रखिए, ये 2 चीज पॉइंट है और सेट है। उसके बाद है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये बेसिकली चार्ज के ऊपर डिपेंड रहता है, जो चार्ज क्रिएट होता है ना उसके ऊपर होता है। तो यहाँ पे 2 टाइप्स होते हैं, यहाँ पे अट्रैक्शन होता है और रिपल्शन होता है। अट्रैक्शन अपोजिट चार्ज के लिए होता है और रिपल्शन पॉजिटिव और निगेटिव इन दोनों के लिए होता है। ठीक है, ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसके बाद आता है मैग्नेटिक फोर्स, उसका भी सेम लॉजिक है, अट्रैक्शन भी होता है, रिपल्शन भी होता है, डिस्टेंस बढ़ेगा तो आपका फोर्स कम होगा। ये सारी चीजें फोर्स के ऊपर बहुत डिपेंड है। ठीक है, जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा तो आपका फोर्स क्या रहेगा? कम रहेगा। यहाँ पे नॉर्थ वाला ये फंडा सबको पता है, नॉर्थ रिपल्शन होगा, नॉर्थ साउथ अट्रैक्शन होगा। ठीक है, इतना ही है शायद इस चैप्टर में। ओके, इसके बाद एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछेंगे शायद से, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स पता है, उसका भी पॉइंट डेफिनेशन लिखिए, यहाँ पे भी डेफिनेशन लिखिए। फिर कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या होता है, उसके टाइप्स लिख सकते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के टाइप्स लिख सकते हैं, तो 2 मार्क के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, इसके बाद आता है लास्ट टॉपिक है, वो है यूनिट ऑफ फोर्स है। देखो, फोर्स जो है इसका यूनिट है न्यूटन है, इससे रिप्रेजेंट करते कैपिटल एन से, इससे ये होता है आपका एसआई यूनिट। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये रिलेशन याद रखिएगा, 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन आता है। उसके बाद आता है, ये एक डेफिनेशन एग्जाम में पूछते हैं, 1 kg, लास्ट टाइम में पेपर में पूछा था 1 kg। ग्रेविटेशन, इसे डेफिनेशन है ग्रेविटेशनल पुल acting on a body of mass 1 kg। ठीक है, ये रिलेशन ये फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए आ सकता है आपको। 1 kg इक्वल टू क्या लिखना आपको? 9.8 न्यूटन लिखना है, और 1 ग्राम फोर्स, kg नहीं ग्राम फोर्स है, इसलिए मैं 980 डाइन लिख रहा हूँ। ये आपको फिलिंग द ब्लैंक में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो देखो, ये वाला चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है।